नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और रात के 10 बज चुके हैं, वक्त हो चला है 10 बड़ी खबरों पर आपको 10 रिपोर्ट दिखाने का। और सबसे पहले आपको बताएं कि पहली स्टोरी जो होगी वो पीओके पर अमित शाह की दो टूक, इस पर बात करेंगे कि पीओके पर अमित शाह ने आखिर क्या कहा है। सियासत में असली नकली की बात भी आ गई है, तो दूसरी खबर सियासत में असली नकली पर होगी। तीसरी खबर स्वाति के आरोप से आम आदमी पार्टी में खलबली मची है, इस पर बात करेंगे। एमपी में कुर्सी बचाने की होड़ मची है, इस पर भी बात करेंगे। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर है। पांचवी खबर कौन कौन बनेगा मंत्री, छत्तीसगढ़ में कौन कौन मंत्री बनेगा, इस पर बात करेंगे। पार्टी की कमजोरी जीतू ने स्वीकारी, इस पर भी बात करेंगे। क्या कमजोरी है, जीतू पटवारी ने कहा है। पानी पर पानी पानी करने वाला बयान, एजाज ढेबर ने क्या बयान दिया है पानी पर, इस पर बात करेंगे। नहीं रही राजमाता, और राजमाता पर भी बात करेंगे। आज उनका निधन हुआ है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। मुश्किल में फंसे श्रद्धालु, चार धाम यात्रा पर जो श्रद्धालु गए हैं वो मुश्किल में किस तरह से फंसे हैं, इस पर। और आखिर में आईपीएल में नया रिकॉर्ड, और इस नए रिकॉर्ड पर भी आईपीएल के बात करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले पश्चिमी दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की और उन्होंने प्रत्याशी कमलजीत सहरावत को जिताने की अपील भी की। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है और उनसे बात की है हमारे खास विशेष संवाददाता अमृत तिवारी ने। और क्या खास बातचीत हुई, क्या कुछ कहा सीएम ने, पहले आपको वो सुना देते हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। सर, हमने देखा थोड़ी देर में ही आप एक प्रोफेसर भी दिखे, एक राजनेता दिखे, कथावाचक भी दिखे हैं। ये कह रहा हूँ, भविष्यवाणी क्या है यहाँ की आपकी? निश्चित रूप से कमल खिलेगा, चारों तरफ का वातावरण दे रहा है। एक बार फिर मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। आप कल झारखंड जा रहे हैं, वहाँ पे आलमगीर आलम जो है अरेस्ट हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना है कि जो लोकतंत्र के लिए हो सकता है हम अपनी बात करने जाएंगे, जो जिनने जैसे कर्म करे वो भुगतेंगे। हरियाणा होकर के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का असर है बीजेपी के ऊपर हावी हो गया है। आप तो देखते रहिए, 4 जून के दिन जो कमल का फूल खिलेगा कि कांग्रेस के पते नहीं लगेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। बहुत धन्यवाद। ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि दिल्ली के उत्तम नगर पहुंचे हुए थे। यहाँ एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जो कि कमलजीत सहरावत के समर्थन में यहाँ पहुंचे हुए थे। ये बीजेपी के उम्मीदवार है दिल्ली पश्चिम से, और उन्होंने साफ साफ ही जो ये 2-3 लफ्जों में ये बताया कि किस तरह से उनकी सरकार जो है काम की है और उसके दम पर वो वोट मांग रहे हैं। और अपने विरोधियों के लिए ये बात कही कि उनके विरोधी अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, ऐसा दावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस जनसभा में किया है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो सीएम ने तो साफ साफ कह दिया कि बीजेपी इस बार 400 पार के साथ जीत रही है। लेकिन बीजेपी और उनके वादे हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं, चाहे काले धन का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा या फिर पीओके का मुद्दा। इन सभी बातों को लेकर बीजेपी हमेशा से आक्रामक रही है। अब अपने अगले टर्म में बीजेपी का निशाना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर है। और इसी पीओके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जो अपना होकर भी पराया है। वैसे तो भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो उसमें पीओके को आज भी भारत का हिस्सा बताया गया है, लेकिन 1947 से भारत का ये अभिन्न अंग पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है। फिर से पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर पर सियासत तेज हो गई है। भारत के गृह मंत्री पहले ही पीओके को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं, और एक बार फिर से अमित शाह ने बंगाल की धरती से पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया था, जिसके बाद कश्मीर में शांति लौट आई है। लेकिन अब हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। पहले यहाँ आजादी के नारे सुनाई देते थे, अब वही नारे पीओके में भी सुनाई देते हैं।
पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते, कश्मीर में अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। आपने देखा होगा कि भारत की संसद में वो जो क्षेत्र पाक अधिकृत क्षेत्र जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, उस क्षेत्र की लगभग 24 विधानसभाएं बाकायदा कानून बना करके वो पास किए गए हैं। पीओके शुरू से ही बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है, लेकिन साल 2019 में पीओके को वापस लेने के पहले संकेत मिले थे, जब अमित शाह ने संसद के अंदर खड़े होकर पीओके को वापस लेने की बात कही थी। 6 अगस्त 2019 को जब संसद में आर्टिकल 370 को लेकर चर्चा चल रही थी, तो पीओके को लेकर अमित शाह के आक्रामक रवैये ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर अपनी मंशा देश के सामने स्पष्ट कर दी थी। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? बीजेपी को सत्ता में आए हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं और चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर आर्टिकल 370 का मुद्दा, बीजेपी ने इन सभी बातों को हकीकत में बदला है। अब देखना होगा कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो क्या पीओके को वापस लेने के अपने वादे को भी पूरा कर पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अमित शाह जहां बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तो वहीं महाराष्ट्र में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। ऐसे में इस रिपोर्ट के जरिए आपको महाराष्ट्र का सियासी गणित और जातीय समीकरण समझाते हैं। लोकसभा चुनाव के बचे हुए 3 चरणों में 129 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां बची हुई सीटों पर पूरी ताकत से प्रचार कर रही हैं। मुंबई में 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए पीएम मोदी ने मुंबई के घाटकोपर में रोड शो किया। ये मुंबई में उनका पहला रोड शो है। साथ ही पीएम ने महाराष्ट्र के डिंडोरी में जनसभा को भी संबोधित किया। यहाँ पीएम मोदी ने कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी पर जमकर निशाना साधा। ये नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। महाराष्ट्र का सियासी गणित भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। 4 चरणों में 35 सीटों पर मतदान संपन्न। बची हुई 13 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। महाराष्ट्र में 2019 में एनडीए के 41 सांसद थे। अजीत पवार और शिंदे गुट भी अब एनडीए में शामिल हैं। इसके साथ ही आपको महाराष्ट्र का जातीय समीकरण भी समझना जरूरी है। सियासी रूप से महाराष्ट्र 5 हिस्सों में बटा है। कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठावाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र। कोंकण में मुस्लिम मतदाता 18 से 20% हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में मराठी समुदाय सबसे ज्यादा है। विदर्भ में पिछड़े और किसान सबसे ज्यादा हैं। मराठावाड़ा में मराठा, मुस्लिम, ओबीसी और धनगर समुदाय सबसे ज्यादा है। तो वहीं उत्तर महाराष्ट्र में मराठा, आदिवासी और पाटिल समुदाय सबसे ज्यादा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनसीपी से अजीत पवार गुट और शिवसेना से उद्धव ठाकरे गुट के बीजेपी में शामिल होने का यहाँ कितना असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस लोकसभा चुनाव में एक और जहां पार्टियां पूरी ताकत से चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं के सम्मान पर लगातार बात आ रही है और महिलाओं के साथ अपमान की खबरें भी लगातार आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में राजनीति अब गरमाने लगी है। कल संजय सिंह ने सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर आरोप लगाए थे। अब इस मामले में बीजेपी लगातार हमलावर है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। स्वाति मालीवाल के पति तमतमाए, मारपीट मामले में नए नाम सामने आए।
आखिर किसने की स्वाति से बदसलूकी? स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कई आरोप लगाए और सीएम की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। साथ ही मालीवाल को न्याय दिलाने की मांग की। वहीं अब इस मामले पर स्वाति मालीवाल के पूर्व पति और आपके पूर्व नेता नवीन जयहिंद भी सामने आए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए और स्वाति को झांसी की रानी बताकर डटकर लड़ने की बात कही। स्वाति के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने संजय सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि इस घटना के बारे में संजय सिंह पहले से जानते थे। जब स्वाति के साथ बदतमीजी हुई वो संजय सिंह वहां मौजूद थे। नवीन जयहिंद ने सीएम केजरीवाल के घर पर मौजूद सभी लोगों पर एफआईआर होने की बात कही है। इस मामले पर बीजेपी नेता लगातार केजरीवाल पर हमलावर हैं और अब तक कोई कार्रवाई न होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मैं शॉक्ड हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। अब ये घटना स्पेकुलेशन के रेल में नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया था और स्वाति के साथ बदसलूकी की बात कबूली और आरोप केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगाए थे। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। विभव कुमार 2015 से केजरीवाल के पीए के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ये माना जा सकता है कि हाल ही अंतरिम जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर एक नए विवाद में फंस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। किन नेताओं को मिल सकती है जगह और किसकी हो सकती है छुट्टी, जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, किसको मिलेगी जगह और किसकी होगी छुट्टी। मध्य प्रदेश में 13 मई को चौथे चरण के बाद लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव के बाद मोहन कैबिनेट में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। चर्चा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वोट फॉर्मूले में एमपी के 30 मंत्रियों में से 15 पास हुए। रेड जोन में 9 मंत्री हैं तो वहीं 6 बाउंड्री लाइन पर हैं, जिनका कद भी घट सकता है, जबकि 50 विधायकों के यहाँ ज्यादा मतदान हुआ। एमपी के मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल, वरिष्ठ नेताओं को मिल सकती है जगह। अमित शाह के वोट फॉर्मूले में 15 मंत्री पास, रेड जोन में 9 तो 6 बाउंड्री लाइन पर। कांग्रेस से आए नेताओं को भी मिल सकती है जगह। मोहन कैबिनेट में एंदल सिंह कंषाना, विजय शाह, गोविंद सिंह राजपूत, करण सिंह वर्मा, गौतम टेटवाल, विश्वास सारंग और नारायण सिंह कुशवाहा, ये वो नाम है जिन पर तलवार लटकी हुई है, यानी इनके यहाँ कम वोटिंग हुई। तो वहीं मंत्री कृष्णा गौर के यहाँ सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से मंत्री हैं जो अपना पद बचा पाते हैं और किनकी छुट्टी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश के बाद पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। छत्तीसगढ़ में मंत्री जी के लोकसभा चुनाव लड़ने से खाली सीट तो भरी जाएगी, साथ में कामकाज में ढिलाई बरतने वाले कुछ मंत्री भी आला कमान के निशाने पर हैं। चुनाव बाद किन मंत्रियों पर गिरेगी गाज और किसे मिलेगा ताज, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की विधानसभा में हलचल तेज हो गई है। दरअसल रायपुर से चुनाव लड़ रहे बृजमोहन अग्रवाल वर्तमान में राज्य में मंत्री हैं। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो मंत्री पद खाली हो जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रियों को कई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अब केंद्रीय टीम मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है कि लोकसभा में मंत्रियों के कामकाज के आधार पर ही उनको पद पर रखा जाए या हटाया जाए। रायपुर से सामान्य वर्ग के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है।
पुरंदर मिश्रा और गुरु खुशवंत साहिब का नाम सबसे आगे है। दुर्ग की भावना बोहरा को मंत्री बनाया जा सकता है। इन पुराने चेहरों को मिल सकती है जगह। अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, रेणुका सिंह, लता उसेंडी। भारतीय जनता पार्टी की ये ताकत है कि यहाँ पे इतने अधिक संख्या में अच्छे नेता उपलब्ध हैं, और लेकिन मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि ये पद नहीं दायित्व होता है, इसलिए किसी को भी कोई भी दायित्व हमारी पार्टी देती है उसको सभी लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। वहीं कैबिनेट बदलाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। एक मंत्री का पद खाली है, एक मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका पद खाली नहीं होने वाला, क्योंकि उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं नगण्य है। तब एक मंत्री है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। यहाँ से लेकर वहाँ तक, नागपुर से लेकर दिल्ली तक लोग जो आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में लोकसभा चुनाव का परिणाम एक विशेष आधार बनेगा, जिस आधार के हिसाब से तमाम लोगों को मंत्रिमंडल पद से नवाजा जा सकता है। कई नाम, कई दावेदार है, लेकिन ये स्पष्ट 4 जून के बाद होगा कि किसे मंत्रिमंडल के पद से नवाजा जाएगा और अगला छत्तीसगढ़ का कैबिनेट मंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक और जहां मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आ रही हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3 से 4 चुनाव हारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दोष बीजेपी को दे दिया जाए। पार्टी में क्या कमी है उसमें सुधार के लिए कोशिश की जाएगी और हर तरह के जो बदलाव करने हैं वो बदलाव किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा का रण पूरा होने के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। एमपी की 29 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और 4 जून को नतीजे आने बाकी हैं। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। जीतू पटवारी ने कहा है कि हम चुनाव में मिली हार का सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। कुछ कमियां हम में भी हैं, जिसे हमें दूर करना है। अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पर काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूँ उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे भी सही। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस का हाल बेहाल रहा है और ऐसे में जीतू पटवारी की संगठन को लेकर ये चिंता वाजिब है। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछले 1.5 दशक से कांग्रेस जीत ही नहीं पाई है। मध्य प्रदेश में हुए पिछले 3 चुनावों में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटें हार चुकी है कांग्रेस। 2020 के विधानसभा उपचुनाव में 28 में से 29 सीटें कांग्रेस ने हारी हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में 164 सीटों पर देखना पड़ा था हार का मुंह। मध्य प्रदेश में हुए पिछले 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हालत काफी खस्ता रही है। 2023 के विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष पद में बदलाव भी किया था और कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष पद सौंप दिया था। लेकिन जीतू पटवारी के अध्यक्ष पद संभालने के बाद से कांग्रेस में नेताओं के पलायन की एक लंबी फहरिस्त है। एमपी में लोकसभा चुनाव का रण खत्म हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस की नींद खुलने में कहीं देर तो नहीं हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो लोकसभा चुनाव के बाद लोग अपने सांसद चुनेंगे और उनके सांसद प्रतिनिधि संसद भवन जाएंगे, लेकिन सांसद की और विधायकों की अपनी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह अपने क्षेत्र के महापौर से भी लोगों की अपनी उम्मीदें होती हैं कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान महापौर के पास होगा। लेकिन रायपुर महापौर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी अब महापौर को निशाने पर ले रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। रायपुर में 70 वार्ड हैं जहां 21 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और यहीं लाखों लोग इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। जल समस्या इस कदर व्याप्त है कि लोग घंटों घंटों पानी के टैंकर्स का इंतजार करते हैं और जब टैंकर पहुंचता भी है तो लोगों को भरपूर पानी नहीं मिल पा रहा। लेकिन इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय महापौर एजाज ढेबर ने एक बेतुका
बयान दे दिया। क्या कहा है सुन लीजिए। वार्डों में जो समस्या है ना, वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना, तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो ये नगर निगम महापौर एजाज देवर हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। महापौर के इस बयान पर बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने पलटवार किया है और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि देखो महापौर जी, समस्या बनी रहेगी तो फिर आपका काम क्या है। फिर मोदी राज में देश चमक रहा है, लेकिन रायपुर में आप लाइट सफाई की समस्या पर हाथ खड़े कर रहे हैं। ये बयान रायपुर की जनता से धोखे का प्रमाण है। पीएम साहब के आशीर्वाद से बीजेपी का महापौर इस समस्या से जनता को निजात जरूर दिलाएगा। महापौर के इस बयान ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया और प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने महापौर के बयान को निंदनीय बताते हुए महापौर से इस्तीफे की मांग कर दी। 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा, इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इधर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने तो महापौर को 1 सप्ताह में समस्याओं को खत्म करने का अल्टीमेटम तक दे दिया है। हमने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो समस्या का समाधान हो सकता है आप उसको तुरंत करिए। अब देखना होगा कि इस बयान का बचाव महापौर कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, क्योंकि 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है और वहां लाखों लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे लाखों लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी हो गई है। बिना पंजीकरण करे यात्रा करने लाखों लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों और सरकार की मुसीबत और बढ़ती जा रही है, जिसमें एमपी के लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं और 4 लोगों की दुखद मौत भी हो गई। क्या है पूरी खबर, समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तीर्थ यात्रा में फंसे श्रद्धालु, 10 दिन से जाम में फंसे हैं लोग। मध्य प्रदेश के 4 श्रद्धालुओं की मौत, जागरूकता की कमी बनी परेशानी की वजह। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे लाखों लोग मुसीबत में फंस गए हैं। उनकी इस मुसीबत की वजह नियमों की जानकारी न होना है। दरअसल ये लोग बिना पंजीकरण कराए ही यात्रा करने पहुंच गए, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया और लाखों लोग भीड़ में फंस गए। हालात तो ऐसे बन गए हैं कि लोगों को खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। ना तो इन लोगों के पास खाने पीने की सामग्री पहुंच रही है और ना ही सरकारी मशीनरी। अब ऐसे में कौन दोषी है और कौन नहीं, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इन सभी लोगों को इस जाम से निकालकर वापस घर तक लाना केंद्र और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। विस्तार न्यूज ने प्रदेश के संस्कृति और धर्मस्व विभाग के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से जाना कि कैसे ये लोग इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। ये वास्तव में बहुत दुखद घटना भी घटित हुई है। 4 लोगों के काल कलवित होने का भी समाचार प्राप्त हुआ है। सरकार पूरे घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी निगरानी रखे हुए हैं। मंत्री लोधी ने स्वीकारा है कि मध्य प्रदेश के 4 लोगों का दुखद निधन हुआ है, लेकिन ये लोग किन जिलों के हैं और उनके नाम क्या हैं, इसकी पहचान और ब्यौरा मिलना अभी बाकी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि 4 धाम यात्रा में लोग अगर ऐसे ही बिना पंजीकरण कराए जाते रहेंगे तो 4 धाम यात्रा लोगों के लिए मुसीबत बनती जाएगी और बिना पंजीकरण किए लोगों का 4 धाम यात्रा पर जाना सरकारी अमले के लिए भी परेशानी खड़े कर देगा। हालांकि धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि सभी लोगों को निकालने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और जरूरत पड़ी तो यात्रियों को एयरलिफ्ट करके भी निकाला जाएगा। बिल्कुल सरकार इसकी पूरी कोशिश कर रही है और जल्दी से जल्दी जो लोग फंसे हुए हैं उन पर मदद भी पहुंचेगी और सारी स्थिति भी सामान्य होगी। और मैं भी जो लोग यात्रा पर जाने वाले हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अभी यात्रा पर ना निकलें, जब स्थिति सामान्य हो तब निकलें। जी सर, इसमें कुछ बुजुर्ग भी होंगे तो क्या एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो एयरलिफ्ट जैसी स्थितियां भी बिल्कुल, अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो जरूर करेंगे। अब इन लोगों को वापस लाना तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के साथ साथ आम लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो बिना पंजीकरण कराए 4 धाम यात्रा पर ना जाए।
और सरकार का सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।